जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार आज आपके लिए लेके आए हैं अक्साई चीन के बारे में जानकारी। तो अक्साई चीन जिसको अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन ये हमारे देश का हिस्सा जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका विवाद क्या है और क्या कभी अक्साई चीन हमारे देश में वापस आ सकता है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हुए चलते हैं। तो ये जो आपका अक्साई चीन कन्फ्लिक्ट है, इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे देश के जो हमारे देश का जो एक तरह से सरताज यानी कि कश्मीर, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे देश का ये जो जम्मू कश्मीर एक जमाने में एक राज्य हुआ करता था, जिसको अभी 2019 में एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको 2 यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें ये हिस्सा आपका जम्मू एंड कश्मीर का है और ये जो हिस्सा है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जिसका लद्दाख यूनियन टेरिटरी का ये हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और कश्मीर वैली का इतना हिस्सा ये भी पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। और यहाँ ये जो आपको देखने को मिल रहा है रेड कलर का, ये अक्साई चीन का एरिया, ये चाइना ने कब्जा कर रखा है। और आज की तारीख में भारत का जो बॉर्डर लगता है इधर पाकिस्तान से जो लगता है, जो इसने कैप्चर कर रखा है रीजन को, इसको हम लोग कहते हैं LOC, मतलब एक तरह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी है। और इधर का जो एरिया है हमारा, जो चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है, जिसमें उसने अक्साई चीन को कब्जा किया हुआ है, जिस पे क्लेम कौन करता है? भारत क्लेम करता है कि अक्साई चीन का एरिया किसका है? भारत का है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। तो ये आज की तारीख की ये स्थिति है। इस मैप को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हुए चलते हैं, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका गिलगिट का और ये बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान, अच्छा बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बाल्टी भाषा बोली जाती है। ये यही लद्दाख यूनियन टेरिटरी का ही आपका वो क्षेत्र आपका पड़ता है। इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यानी POK से हम लोग एक तरह से डिनोट करते हैं। इसी में एक क्षेत्र है, स्कर्दू का क्षेत्र है, जहां पे एक तरह से POK वाले जो एरिया पे जो अभी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जो अड्डे बना रखे थे, तो वहां पे भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्यवाहियां भी की हुई थी। यहाँ पे आपका ये जोजिला दर्रा पड़ता है, जो कि श्रीनगर को, ये कारगिल इधर की तरफ आपका क्या करता है, ये जोजिला दर्रा रास्ता प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कारगिल आपका आता है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, ये लेह लद्दाख का जो क्षेत्र आपका आता है। इस लद्दाख के क्षेत्र में ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का एरिया एक तरह से शक्शगम, ये जो आपका है तेराम शेर ये जो का जो क्षेत्र है। और इधर ये जो एनजे इधर का जो ये आपका एरिया आता है, यहीं पे आपका क्या पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वो क्या है आपकी, सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर का एरिया आप देख पा रहे हैं, ये टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1962 के युद्ध के बाद, जब इंडिया और चाइना का युद्ध होता है, जिसमें इंडिया की पराजय होती है, चाइना को ज्यादा बढ़त मिलती है। उस युद्ध के बाद, जो कि 20 नवंबर के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया था, अक्टूबर के टाइम पे वो, सितंबर के टाइम पे वो युद्ध शुरू हुआ था। तो उस युद्ध की समाप्ति के बाद तो चाइना को लगा कि अरे भाई, ये तो अपने दुश्मन का दुश्मन है, तो ये अपना दोस्त हो जाता है, मतलब पाकिस्तान को भी लगा। तो बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे की दोस्ती को रेसिप्रोकेट किया। तो वो जो एरिया जो उसने कब्जा कर रखा था भारत से, तो उसने कहा कि अब इस एरिया में तीसरी पार्टी बनाते हैं चाइना को। और उसने ये शक्शगम वैली का जो शक्शगम घाटी है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वो उसने गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को। एक तरह से चाइना को भी उस पूरे विवादित क्षेत्र में उसने क्या किया, पार्टी बना लिया। फिर इधर ये जो आपका देपसांगला दर्रा है, यहीं पे देपसांग प्लेन है, ये काराकोरम दर्रा है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा आपका पड़ता है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के बगल में। अच्छा, ये दर्रे क्या है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। इन्हीं पर्वतों के बीच में जो दर्रे होते हैं, ये मार्गों का काम करते हैं। तो ठंडी के मार्गों में, ठंडी के मौसम में तो 6 महीने के लिए ये दर्रे पूरे एकदम जमे रहते हैं बर्फ से। बाद का जो 6 महीने का गर्मी का मौसम आता है बाद में, एक तरह से जब अभी जैसे एक तरह से मई जून के टाइम पे आपका क्या है, सूर्य कर्क रेखा की तरफ है, तो यहाँ पे भी गर्मी का मौसम है, तो ये दर्रे इस वक्त खुले रहते थे। तो पुराने जमाने में व्यापारिक रास्तों में ये इन दर्रों का प्रयोग हुआ करता था। यहाँ पे अक्साई चीन पड़ता है। अक्साई चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनको हम लोग बहुत डिटेल में देखते हुए चलते हैं। ये रही हमारी यहाँ पे श्योक नदी का जो घाटी का जो क्षेत्र है, श्योक घाटी क्षेत्र, यहाँ पे आपका पड़ता है। ये पैंगोंग लेक का क्षेत्र है, जिसमें से ये लेक 1/3 भारत में है और काफी बड़ा हिस्सा इसका चाइना में आपका है, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है गलवान वैली, जो गलवान वैली इंसिडेंट आपका हुआ था जो कोरोना ईयर में, तो गलवान वैली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 आपको देखने को मिलता है। इधर आपको देमचौक का वो एरिया है, जहाँ के देमचौक ही वो जगह है जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी देमचौक ही वो स्थान है जहाँ पे सिंधु नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, फिर ये लद्दाख घाटी इधर से होते हुए लेह घाटी से फिर ये POK में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो देमचौक का क्षेत्र हो गया और यहाँ पे आपका लेह लद्दाख, ये नुब्रा घाटी आपकी है।
तो आपने जम्मू कश्मीर के नक्शे को डिटेल में समझा और इसी जम्मू कश्मीर से एक छोटा बॉर्डर टच करता है किसका, अफगानिस्तान का। इस अफगानिस्तान के बॉर्डर के इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वखान कॉरिडोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वखान कॉरिडोर। और ये जो बॉर्डर टच करता है, हालांकि पीओके से बॉर्डर टच करता है तो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, तो अगर पीओके हमारे देश के साथ आ जाता है, चूंकि अभी पीओके बहुत ज्यादा न्यूज में है, अक्साई चीन भी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, तो हमारा एक तरह से बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच करना लगेगा और अफगानिस्तान से फिर हम सेंट्रल एशिया तक भी भारत की पहुंच हो जाएगी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे विवाद के थोड़े से हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं लद्दाख वॉज कॉन्कर्ड इन 1842। लद्दाख को कब कॉन्कर किया गया था, तो लद्दाख को कॉन्कर किया गया था 1842 में। कब कॉन्कर किया गया था, 1842 में, बाय द आर्मीज ऑफ राजा गुलाब सिंह। तो डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 1842 के टाइम पे लद्दाख को कैप्चर किया था। एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्र में राजा गुलाब सिंह का ही शासन था। गुलाब सिंह का जो शासन था, गुलाब सिंह उस वक्त, गुलाब सिंह की जो रियासत थी, ये किस रियासत के अधीन आती थी, तो ये सिख साम्राज्य के अधीन आती थी। ये जो राजा गुलाब सिंह थे, ये सिख साम्राज्य के एक तरह से सामंत थे, एक तरह से उनके अंडर के ये राजा थे, उनके अंडर में थे, मतलब उनकी उन्होंने संप्रभुता स्वीकार की हुई थी। और सिख साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी राजा, जिन्होंने सिख साम्राज्य, जो सिख धर्म के लोग एक तरह से 12 मिसलों में बटे हुए थे, उसमें से सुकर चकलिया मिसल से आपके आते थे महाराजा रणजीत सिंह, और उन्होंने सारी 12 मिसलों को, सिखों को संगठित किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया सिखों का। तो उसी के अधीन राजा गुलाब सिंह का भी जम्मू कश्मीर का एरिया भी आता था। अब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में, 1839 में। और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो गुलाब सिंह अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र इधर कर लेते हैं और उधर अंग्रेज भी एक्टिव हो जाते हैं। अंग्रेजों का भी क्या हो जाता है, अंग्रेज का भी इंटरेस्ट हो जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने सिख अंपायर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही वो मौके तलाशते रहे कि किस तरह से सिख क्षेत्र को अपने अंडर में लाया जाए। और फिर इसी बीच राजा गुलाब सिंह ने 1842 में जिन्होंने क्या किया, लद्दाख को कॉन्कर कर लिया। डोगरा राजपूत राजा थे अंडर द सुजरेनिटी ऑफ द सिख अंपायर। तो सिख अंपायर की ही संप्रभुता में चाहिए तब भी थे और इन्होंने क्या किया था, लद्दाख को कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिश डिफीट ऑफ द सिख इन 1846। और बाद में हमने देखा कि अंग्रेजों के और सिखों के, सिख साम्राज्य के बीच में, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 2 युद्ध हुए एंग्लो सिख वॉर के नाम से जिनको जानते हैं। एक 1845 से 46 में हुआ था और एक आपका 48 से 49। फाइनली आपका सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर था उसमें सिख अंपायर पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ गया था। और जब सिख अंपायर पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तो अंग्रेजों ने एक तरह से, अच्छा पहले युद्ध में जब सिख हारे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, कश्मीर का एरिया गुलाब सिंह को दे दिया। कैसे, क्योंकि उन्होंने युद्ध हर जाना, भाई सिख हारे हैं तो उनसे हर जाना दिया जाएगा, तो हर जाने के बदले में गुलाब सिंह ने कहा हम हर जाना अपने हिस्से का भरेंगे, हमें आप स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दो। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये स्वतंत्र राज्य का दर्जा ऐसा नहीं मिला था इनको, मतलब कुल मिला के ब्रिटिश साम्राज्य में आ गए थे, ठीक है। तो 1846 रिजल्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीजन इंक्लूडिंग लद्दाख टू द ब्रिटिश, हु देन इंस्टॉल्ड गुलाब सिंह एज द महाराजा अंडर देयर सुजरेनिटी। तो अभी तक महाराजा गुलाब सिंह किसके अंडर में थे, सिख अंपायर के अंडर में थे। अब महाराजा गुलाब सिंह एक तरह से ब्रिटिश अंपायर, जैसे भारत की सारी रियासतें, सारे रजवाड़े ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आए थे, सारे जिनको प्रिंसली स्टेट्स के उसमें देखा जाता था, उसी तरह से महाराजा गुलाब सिंह की भी जो रियासत आपकी आ जाती है, ये किसके अधीन आ जाती है, ये आपके इस एरिया पे आपके आ जाती है। फिर द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जब ब्रिटिशर्स के क्षेत्र में आ जाता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अच्छा जब जम्मू एंड कश्मीर तक ब्रिटिशर्स आ गए, उसके ऊपर का जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, तब वो एक तरह से रशिया का ही क्षेत्र हुआ करता था। तो तब अंग्रेजों ने कहा कि अब ये रशिया का अंपायर है, तो अंग्रेजों को तब डर था कि रशियन अंपायर एक तरह से क्या करे, अपने आप को विस्तारित करने का कोशिश न करे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने कहा, इन्होंने कहा कि एक भाई बाउंड्री निश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरा पर्वतीय एरिया था। अंग्रेज जहां भी जाते थे वो अपना एरिया खींचने लगते थे, अपनी बाउंड्री बनाने लगते थे। The British appointed a boundary commission headed by Alexander Cunningham। तो ब्रिटिशर्स ने एक बाउंड्री कमीशन बनाई, उसको अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इस चीज के लिए टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, राज्यों के बीच में बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं के निर्धारण के लिए। चाइनीज एंड तिब्बतन ऑफिशियल्स वर इनवाइटेड टू जॉइंटली डिमार्केट द बॉर्डर। अब उसमें जो उन्होंने बाउंड्री कमीशन बनाया, उसमें जो चाइनीज थे और जो तिब्बती लोग थे उनको भी बुलाया गया कि भाई आप भी आओ अपना बॉर्डर डिमार्केट करने के लिए, मतलब कि आपका कहाँ लगता है, आपकी सीमा कहाँ है, अपना अपना क्षेत्र बताओ। बट दे डिडंट शो एनी इंटरेस्ट। तो चाइनीज और तिब्बत तो नहीं आए। द ब्रिटिश बाउंड्री कमिश्नर्स फिक्स्ड द साउदर्न पार्ट ऑफ द बाउंड्री अप टू द चांगचेनमो वैली बट रिगार्डेड द एरिया नॉर्थ एट टेरा इनकॉग्निटो। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मतलब एक तरह से जो अपना पूरा क्षेत्र था वो क्या
किया, उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 46 में, इसमें कन्फ्लिक्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख अंपायर के बीच में। अब ये जो आज का जो हमारा अक्साई चिन और ये हमारा जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस जम्मू कश्मीर के इस मैप को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे ये जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा के बगल में ही हमने क्या देखा था, ये सियाचिन ग्लेशियर का एरिया था। अब यहाँ कुछ नदियां आप देखिएगा, ये शोक नदी आती है, इधर ये चिपचाप रिवर आती है, ठीक है, ये चिपचाप रिवर आती है, ये गलवान नदी यहाँ से आती है, गलवान वैली, ठीक है, तो गलवान नदी आती है और यहाँ से एक नदी जाती है काराकाश नदी, ठीक है, और इधर से एक जो आपकी जो माउंटेन रेंज है, लद्दाख माउंटेन रेंज, कुनलुन रेंज है ना, यहाँ पे जो आपके पर्वत है तियान शान, कुनलुन शान। तो जब महाराजा गुलाब सिंह का शासन था तो गुलाब सिंह के शासन में ये पूरा कुनलुन शान तक का क्षेत्र गुलाब सिंह के ही क्षेत्र में आपका आया करता था, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ दर्रे थे। तो इसमें जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइनीज फोर्सेस 7 सितंबर 1962, यानी 1962 की जो लड़ाई होती है, 1962 की जो लड़ाई होती है, उस 1962 की लड़ाई में ये जो ब्लू लाइन है, इतना बॉर्डर बना था भारत के और कहाँ के बीच में, चाइना के बीच में। आज की तारीख में जो रेड लाइन आप दे रहे हैं, चाइना's क्लेम लाइन ऑफ 1960 which reached in 1962, तो ये चाइना का क्लेम था। 1962 में चाइना का ये क्लेम था कि ये यहाँ तक हमको आना है, यहाँ तक हमको आना है, लेकिन चाइना यहीं तक, हालांकि चाइना आ भी गया था यहाँ तक, लेकिन अचानक से वो युद्ध रुका और उसने एक तरह से क्या किया, अपनी फोर्सेस को पीछे किया और ये काराकोरम का जो मतलब इधर का जो अक्साई चिन का है, ये पूरा क्षेत्र उसने ले लिया। अब ये जो रेड कलर की लाइन देख रहा है, लाइन कनेक्टिंग पोस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय चाइनीज इन 1959, तो ये रेड कलर की वो एरिया है जहां पे चाइनीज ने अपनी पोस्ट स्थापित कर ली थी 1962 के वॉर के शुरू होने से पहले ही। और ये जो येलो कलर की लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो येलो कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये फॉरेन ऑफिस लाइन 1873 की थी, जो अंग्रेजों के टाइम पे थी। और ये जो यहाँ पे सिंकियांग तिब्बत रोड 1957, और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, यही लाइन कारण बनी थी भारत चाइना के युद्ध का। हमें बताए बिना हमारी टेरिटरी में ये जो हाईवे बन के तैयार हो गया था 1957 में, और जब वहां के चाइना के न्यूज़पेपर में छपा कि भाई हमने सबसे ऊंचाई पर स्थित हाईवे हमने बना दिया है, तब भारतीयों को पता चला कि अरे यहाँ पे भी हाईवे, अक्साई चिन के एरिया में आपने हाईवे बना दिया। तो ये जानकारी वहां से हमको मिलती है। अब हम इसी क्षेत्र में देख लेते हैं, ये इंडिया का क्लेम लाइन पास्ड ऑन द जॉनसन लाइन ऑफ 1865। अब 1865 ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ये है जॉनसन लाइन, जो हम लोग अपने भारत के नक्शे में बनाते हैं। यानी हम हमारे देश का जो नक्शा बनाते हैं, हम हमारे देश का नक्शा जो इस तरह से अपना ऐसे करके जो बनाते हैं, इसमें ये जो पूरा हम लोग अक्साई चिन जोड़ते हैं, ये अंग्रेजों के जो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे जो जॉनसन करके थे, उन्होंने जॉनसन लाइन बनाई थी, तो ये वो जॉनसन लाइन थी। तो हम हमारा बॉर्डर ये पूरे जॉनसन लाइन को मानते हैं। और जॉनसन ने जब वो बॉर्डर मतलब एक तरह से बनाया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि इधर इंदस नदी जाती है, एक बड़ी नदी, इंदस नदी का बेसिन है, और उधर तरीम बेसिन पड़ता है, चाइना में तरीम बेसिन पड़ता है। तो बोले तरीम बेसिन में जो नदियां जाती हैं, तो उधर का जो क्षेत्र है वो तरीम बेसिन का क्षेत्र, मतलब वो बाउंड्री वो चाइना में चली जाएगी, और जो नदियां इधर इंडस की तरफ आती हैं, वो पूरा जो एरिया यानी एक तरह से कहाँ आ जाएगा, भारतीय उसके क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ के राजाओं के क्षेत्र में आएगा। तो ये हमने पूरे मैप में एक तरह से क्या किया, ये सारी चीजें समझ ली। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट्स टू विच इंडिया पेट्रोल्स एंड हैड बीन गोन अप टू 1958, तो यहाँ तक लनकला दर्रा तक भारत 1958 में यहाँ तक जाके भारत एक तरह से क्या किया करता था, लनकला तक जाके भारत वहां पे एक तरह से पेट्रोलिंग किया करता था। इसी के नीचे यहाँ पैंगोंग लेक, जो आप ये लंबी से देख रहे हैं, जो थ्री इडियट में आपने मूवी में वो लेक देखी थी, ये पैंगोंग लेक एक खारे पानी की झील है, काफी सुंदर साफ सी लगती है। इसी के नीचे यहाँ पे रजांगला आता है, जहाँ पे बैटल ऑफ रजांगला हुआ था, जो कि हमारा 1962 का सबसे फेमस बैटल था। तो पैंगोंग सो लेक पे आते हैं, ऑल्सो नोन एज पैंगोंग लेक। ये की एरिया है, ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और चाइना का है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है। द डिसएग्रीमेंट प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द लेक, स्पेसिफिकली द फिंगर्स। फिंगर्स का ऐसा मतलब है कि पहाड़ियां बहुत ऐसी ऐसी करके पहाड़ियां, फिंगर्स जैसी पहाड़ियां हैं, इस तरह से पहाड़ियां निकली हुई हैं, तो उसको लेकर है कि स्पॉट्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लेक्स नॉर्थ शोर, इंडियाज क्लेम द एलएसी रन्स थ्रू द फिंगर एंड कंट्रोल फिंगर 8। इंडिया का कहना है कि एलएसी जो है फिंगर 8 तक जाती है, जबकि चाइना का कहना है कि नहीं, आपका जो शासन है केवल फिंगर 4 तक है, आप फिंगर 8 तक नहीं आ सकते। तो चाइना हमेशा एक तरह से वो बढ़ के चीजें बताता रहता है कि ये एरिया भी हमारा है, ये एरिया भी हमारा है। तो ये पैंगोंग लेक पे हम आते हैं। ये पैंगोंग लेक का जो 2020 का जो स्टैंड ऑफ का एरिया था, ये नॉर्दर्न बैंक है, यहाँ पे सदर्न बैंक है। ये जो न्यू रोड कंस्ट्रक्शन है
यहाँ पे आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ पे फिंगर 8 का एरिया है, चाइना का कहना है कि आपका जो एरिया है फिंगर 4 तक का ही एरिया है, तो इधर एरिया में आप रोड कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी चीज नहीं कर सकते, ना ही आप वहां पे कोई ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। अब हम आ जाते हैं फिर से थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो डंगन रिवॉल्ट है उसको देखते हैं। ये डंगन रिवॉल्ट जो 1895-1896 में हुआ था, ये रेबेलियन था वेरियस चाइनीज मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स जो कुंगाई एंड गांसू अगेंस्ट द किंग डायनेस्टी। एक्चुअल में क्या होता है कि चाइना में जब भारत में यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह का शासन था, तब ये जो आज के टाइम पे जो चाइना हमको इस तरह से ऐसे करके देखने को मिलता है, जिसने तिब्बत को भी कैप्चर किया, तब ये तिब्बत भी एक तरह से स्वतंत्र था। और यहाँ पे जो चाइना को जो आज की तारीख में जिनजियांग प्रोविंस आता है, जहाँ पे उइगुर मुस्लिम पाए जाते हैं, ये क्षेत्र भी स्वतंत्र था, ठीक है। तो यही के कुछ मुस्लिम लोगों ने एक तरह से किंग डायनेस्टी के राजा के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था, इसी को क्या कहा जाता था, डंगन रिवॉल्ट कहा जाता है। और किंग डायनेस्टी के जो राजा थे, 1912 में 11 में उनका शासन समाप्त हो जाता है, और वहां पे चाइना में एक तरह से रिपब्लिकन सिस्टम आता है, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आता है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी बनती है, फिर उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के उसमें भी सिस्टम बहुत ज्यादा चाइना में सही नहीं था। तब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पे बहुत जोर पकड़ती है, और लोग बाग बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ होते लगते हैं। और एक तरह से बाद में जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, और 1849 में जाके कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। और जो यहाँ की रिपब्लिकन सरकार थी वो ताइवान भाग जाती है, और वो ताइवान को बोलती है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये डंगन रिवॉल्ट में आपका क्या हुआ था, ये वेरियस जो चाइनीज मुस्लिम एथनिक ग्रुप थे किंगहाई के और गांसू के एरिया के, इन्होंने किंग डायनेस्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दैट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द वायलेंट डिस्प्यूट बिटवीन द सूफी ऑर्डर ऑफ द सेम सेक्ट द वहाबी इंस्पायर्ड यमनिया ऑर्गेनाइजेशन देन जॉइन। सी आपके वैसे इतना मतलब का नहीं है डंगन रिवॉल्ट, ठीक है। फिर 1865 में क्या होता है, मोहम्मद याकूब बेग जो रहता है, जिसको याकूब बेग के नाम से भी जाना जाता है, इसने एक इस्लामिक स्टेट बनाया था। कहाँ पे, काशगारिया जिनजियांग प्रोविंस में बनाया था। अब ही लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द किंग अंपायर के खिलाफ इसने भी, मतलब वही जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहां पे इसने एक तरह से क्या किया था, अपना एक स्वतंत्र अपना एक वो बनाने की कोशिश की थी। अब इसी ने एक तरह से क्या किया था, सीजिंग कंट्रोल तरीन बेसिन पे भी कंट्रोल कर दिया था, और इसने अपने आप को एमिर घोषित कर, एमिर माने राजा घोषित कर दिया था। दिस एक्ट ऑफ रेबेलियन एंड द सब्सिक्वेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जिनजियांग एंड द किंग डायनेस्टी। अब जिनजियांग प्रोविंस में एक स्वतंत्र राज्य आ गया, तो अंग्रेजों को भी सांस में सांस आई कि भाई हमारे और रशियंस के बीच में एक बफर स्टेट आ गया। बफर स्टेट यानी कि ये आपका किसका स्टेट आ गया, याकूब बेग का स्टेट आ गया है। फिर 1865 में क्या होता है, 1865 में जब यहाँ पे याकूब बेग का शासन आ गया था, तभी अंग्रेजों ने W.H. जॉनसन जो एक सिविल सर्वेंट थे, सर्वे ऑफ इंडिया के भी मतलब एक तरह से उसमें काम करते थे, इन्होंने प्रपोज किया एक जॉनसन लाइन, जिसने बॉर्डर डिसाइड किया। और जो आज की तारीख में हम जो पूरा बॉर्डर बनाते हैं वो जॉनसन लाइन का बॉर्डर है। जॉनसन ने उसको ड्रॉ किया था, डिफाइंड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख, जिसमें लद्दाख की ईस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन किया गया, जिसमें अक्साई चिन का भी एरिया था। और अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेस इंक्लूडिंग टू संकल्प इंडिया फाउंडेशन एंड राइजिंग कश्मीर, while the Chinese did not accept this line, लेकिन चाइनीज इस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो इसी तरह से अरुणाचल के बॉर्डर के एरिया में मैकमोहन लाइन को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैकमोहन लाइन जो आपका एरिया है, और वो कहते हैं कि मैकमोहन लाइन नहीं है, अरुणाचल प्रदेश एक्चुअल में साधन तिब्बत है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है। तो while the Chinese did not accept this line, it was widely recognized as Indo-China border by international communities। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज तो जॉनसन लाइन को ही इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर मानते हैं। स्पेसिफिकली जॉनसन्स वर्क इन्वॉल्व डिवाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन कश्मीर एंड चाइनीज तरतरी, यानी मॉडर्न जे जो अक्साई चिन है, ये पूरा एरिया इन्होंने डिफाइन किया था। दिस लाइन नोन एज द जॉनसन लाइन वाज अ क्रुशियल एलिमेंट इन द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये जो आपकी जॉनसन लाइन है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यही इंडिया और चाइना के बीच का क्या है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है। इवन चाइना तो अब तो जॉनसन लाइन के काफी आगे आ गया है, और अक्साई चीन का एरिया तो उसने पूरा कैप्चर ही कर लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1878 में। चाइना सक्सेसफुली रिकॉन्कर्ड जिनजियांग, अ प्रोविंस दैट हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ याकूब बेग। तो चाइना ने एक तरह से सक्सेसफुली जिनजियांग का एरिया 1878 में फिर से रिकॉन्कर कर लिया, जो कि याकूब बेग ने 1865 में क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। अब इससे क्या हुआ, याकूब बेग का जब अंत हो जाता है तो चाइनीज अथॉरिटी वहां पे फिर से आ जाती है। फिर 1892 में चाइना बिगेन टू एक्टिवली असर्ट इट्स कंट्रोल ओवर अक्साई चिन। अब फिर 1892 में उसी टाइम पे चाइना यानी जो किंग डायनेस्टी थी, वो पुनः अक्साई चिन के एरिया में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने लगती है बाय इरेक्टिंग बाउंड्री मार्कर्स एट द काराकोरम पास। तो काराकोरम पास तक एक आके एक तरह से अक्साई चिन के बगल में जो आपका सियाचिन ग्लेशियर के बगल में काराकोरम पास आता है, वहां तक चाइनीज आने लगे थे। द मर्केंट्री मैकडोनल्ड लाइन वाज अ बाउंड्री प्रपोजल बाय द ब्रिटिश राज फॉर द बॉर्डर बिटवीन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द चाइना की जिनजियांग एंड तिब्बत। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ये जो उस टाइम पे फिर से अंग्रेज एक बार फिर से क्या करते हैं, मैकडोनल्ड लाइन बनाते हैं, और मैकडोनल्ड लाइन में एक तरह से क्या किया जाता है, जिनजियांग और तिब्बत के बीच में बॉर्डर डिसाइड किया जाता है।
द जिनहाई रेवोल्यूशन, जिसको एक तरह से 1911 का रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये चाइना की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक तरह से क्या था, पाइवटल पॉइंट था, जिसमें किंग डायनेस्टी दैट एंडेड द किंग डायनेस्टी, वहां उसमें अंत हो जाता है। तो ये जिनहाई जो रेवोल्यूशन आपका हुआ था, ये कब हुआ था, 1911 में ये रेवोल्यूशन हुआ था। इस रेवोल्यूशन के बाद से चाइना में किंग डायनेस्टी का अंत हो जाता है और वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना आती है। रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो अध्यक्ष थे वो एक तरह से सन्यात सेन थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम आया था और वहां पे राजशाही खत्म हो गई थी। फिर चाइनीज रेवोल्यूशन विच बिगेन इन साउदर्न चाइना वाज कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ एजिटेशन एंड रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द डिक्लाइनिंग किंग गवर्नमेंट। तो वो जो साउथ की स्टेट्स का मतलब एक तरह से विद्रोह था। फिर अर्दाक जॉनसन लाइन, जो बाउंड्री अलाइनमेंट हुआ था अक्साई चिन, ये एक तरह से पोस्टल एटलस ऑफ चाइना 1917 से 1933 में इसको दिखाया जाता है। मतलब एक तरह से जो आपकी जॉनसन लाइन रहती है उसी को दिखाया जाता है कि ये हमारा बॉर्डर है, और उनके एटलस में इसको दिखाया जाता है। शोर द बाउंड्री एज पर द अर्दाक जॉनसन लाइन विच रन्स अलोंग द कुनलुन माउंटेन्स। तो ये कुनलुन माउंटेन जो आज की चाइना में पड़ते हैं, वहां तक ये आपको दिखाया जाता था। और ये पेकिंग यूनिवर्सिटी के, यानी जो बीजिंग की यूनिवर्सिटी है, उसके भी एटलस में आपका दिखाया जाता था। तो आप इसमें देख सकते हैं ये उनके बॉर्डर में दिखाया जाता है। और इसमें अक्साई चिन का जो एरिया है वो भारत के पास ही था। फिर चाइना का इतना ज्यादा अक्साई चिन में मतलब वर्चस्व कैसे बढ़ने लगा, तो जुलाई 1, 1954 में आते हैं जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भाई जो चाइना का ने तिब्बत पे कब्जा करने की कोशिश की थी और तिब्बत हो गया, और जो जिंजियांग प्रोविंस था, तो तिब्बत को जिंजियांग से जोड़ने का जो रास्ता जाता था वो अक्साई चिन से होके जाता था। तो चाइना को तो हमेशा से था कि इस अक्साई चिन को तो हमको भारत से लेना ही लेना है, ठीक है। तो हालांकि 1954 में भारतीय जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने चाइनीज जो प्रधानमंत्री थी झाओ एनलाई, उनसे उन्होंने कहा था कि इस डिस्प्यूट को हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टेटिंग दैट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिफाइंड बाय द जॉनसन लाइन वाज नॉन नेगोशिएबल एंड दैट अक्साई चिन हैड हिस्टोरिकली बीन पार्ट ऑफ इंडियन लद्दाख, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अक्साई चिन हमेशा से इंडिया का पार्ट रहा है, तो ये नॉन नेगोशिएबल है कि भाई आप अक्साई चिन ले सकते हैं। इस पे चलिए चर्चा कर लेते हैं। 1957 में चाइना ने उसमें कोई चर्चा वगैरह कुछ नहीं की। उसी टाइम उन्होंने सीक्रेटली वहां पे हाईवे बनाना शुरू कर लिया था, कहां पे, अक्साई चिन के एरिया में। और 1957 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1200 किलोमीटर का हमारा रोड, जो कि जिंजियांग को तिब्बत से जोड़ती हुई रोड है, उसको हमने, जो कि अक्साई चिन से होते हुए जाती है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। विश्व की सबसे ऊंची रोड है। जब ये उनके न्यूज़पेपर में छपा, तब जाके हमको पता चला कि अच्छा भाई, इन्होंने तो यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने तो वहां पे हाईवे बना लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अक्टूबर 10, 1962 पे आते हैं, साइनो इंडियन वॉर। ये आपका कैसे शुरू होता है, बिगेन विद चाइनीज ट्रूप्स ओपनिंग फायर ऑन इंडियन ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर। और ये आपका बॉर्डर के अलोंग अक्टूबर 10, 1962 से युद्ध शुरू होता है, जिसमें चाइनीज साइड की तरफ से क्या होने लगता है, मतलब एक तरह से गोलीबारी शुरू हो जाती है। और गोलीबारी जो शुरू होती है किस एरिया से होती है, थागला रिज के एरिया से, यहाँ से गोलीबारी शुरू होती है, जिसमें से ये जो रेड कलर देख रहे थे बॉर्डर का एरिया है, और यहाँ के ये आगे आने लगे थे, यानी चाइनीज ये जो भारतीय क्षेत्र है ये बॉर्डर पार करके इधर आने लगे थे। फिर 20 अक्टूबर का जो दिन था, इसमें 1962 में साइनो इंडियन वॉर 1962 बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगेन नोन इट्स कॉज, ठीक है। तो ये यहाँ से युद्ध आपका क्या होने लगता है, शुरू होने लगता है। फिर नवंबर 14, 1962 में क्या होता है, साइनो इंडियन वॉर ब्रीफली रिज्यूम्ड विद इंडियन अटैक अगेंस्ट चाइनीज पोजीशन एट वोलोंग एज वॉर हैड प्रीवियसली बीन पॉज्ड। और ये इस तरह से पूरा बॉर्डर आपका बैटल होता रहता है। उसके बाद आपका क्या होता है, वो बैटल आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भी शुरू हो जाता है, और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बढ़त बना ली थी। इवन जो असम के तेजपुर जैसे क्षेत्र थे, वहां पे भी ये था कि चाइनीज कभी भी हमला कर सकते हैं, तो लोग बाग वहां भी एरियाज को अपने छोड़ के आगे जाने लगे थे। फिर इसी युद्ध में जो आपका इंडो चाइना, ये जो साइनो इंडिया वॉर था, इसमें जो आपका 1962 का बैटल ऑफ रजांग ला है, बहुत फेमस है कि बैटल ऑफ रजांग ला में जो मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने मतलब एक तरह से पूरा बढ़कर मुकाबला किया अंग्रेजों का, और बाद में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो युद्ध का सर्वोत्तम एक तरह से मतलब एक तरह से इनको जो प्राइज इनको दिया गया था बहादुरी का, वो परमवीर चक्र इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। तो बैटल ऑफ रजांगला, ला का मतलब होता है हिल या दर्रे, इसको कह सकते हैं, लॉ का मतलब दर्रा होता है, ठीक है। तो तिब्बतन लद्दाख की भाषा में वाज अ मेजर मिलिट्री एंगेजमेंट दैट टुक प्लेस ऑन 18 नवंबर 1962। 18 नवंबर 1962 को रजांगले युद्ध हुआ था। इसी के बाद फिर आपका क्या हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ड्यूरिंग द साइनो इंडियन वॉर बिटवीन द इंडियन आर्मीज 30 कुमाऊं रेजिमेंट एंड चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 120 इंडियन सोल्जर्स फेस्ड मोर देन 3000 चाइनीज सोल्जर्स।
120 आपके क्या होते हैं, इंडियन सोल्जर्स होते हैं। 3000 चाइनीज सोल्जर्स का वो सामना कर रहे थे और सक्सेसफुली उन्होंने डिफेंड किया स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास रजांगला को, और रजांगला को भारत में ही रखा। फॉट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने ये लड़ाई करी थी अगेंस्ट ओवरवेलमिंग चाइनीज फोर्सेस। द बैटल सॉ ऑन द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड। तो बैटल ऑफ रजांगला के बारे में आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, विद इंडियन सोर्सेज डॉक्यूमेंटिंग मोर देन 1400 चाइनीज कैजुअलिटीज। और इसमें भारतीय सोर्सेज के अनुसार पता चलता है कि 1400 से ज्यादा तो यहाँ पे चाइनीज कैजुअलिटीज होती है। हालांकि इस पूरी पोस्ट में सभी लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, केवल 2 लोग यहाँ से जीवित वापस आ पाए थे। ठीक है, चलिए। तो मेजर शैतान सिंह हु लेड द डिफेंस वाज पोस्टुमसली अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। इनको परमवीर चक्र दिया गया था, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी। सेवरल अदर डेकोरेशंस वर अवॉर्डेड पोस्टुमसली टू मेनी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स टू द कंपनी। इन 1962 साइनो इंडिया वॉर, चाइना वाज द विक्टर। चाइना इसमें विक्टर की तरह था। China's forces achieved decisive victories and forced India into a ceasefire, और फिर इंडिया को भी सीज फायर करना पड़ता है। The war was short-lived, lasting about a month from 20 October to 21 नवंबर। और 21 नवंबर के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से सीज फायर आपका लागू हो जाता है। तो इस तरह से था आपका ये 1962 का पूरा वॉर, और ये था पूरा हमारा अक्साई चिन का इतिहास। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से क्या अक्साई चिन अब कभी भारत वापस ला सकता है, किस तरह से भारत के क्लेम होने चाहिए। चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये हमारा TDA का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये रहा हमारा नंबर। अगर कोई भी जानकारी है आपकी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें